बड़ी अनहोनी हो, ये भी बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, पर एक असूल जो कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब के लिए बनाया था, वो कादी फ़ैज़ ईसा साहब पे भी तो लगना चाहिए। तो आप कुछ उम्मीद है? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कोई केसेस इनके किसी किस्म का कोई बनता ही नहीं। मैंने जो केसेस आपको बता सकता हूँ, तफसील बताऊँ तो तोशा खाना, वो साइफर जिसको मैं कहता ही सिफर हूँ, वो 190 मिलियन पाउंड का केस, वही बरतानिया ने पैसे दिए हैं, बरतानिया ने हकदार को पैसे दिए हैं, और हकदार कौन था? वो उसका मलिक रियाज का पैसा उन्होंने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के तहत रोका हुआ था। अब वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जब क्लियर हो गए, मलिक रियाज ने दे दी उनको ये दे दी सारी मनी ट्रेल। अब मनी ट्रेल दे दी तो उसके बाद मतलब क्या अंग्रेज इतने ही बुद्धू हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि वो उसको दे दें वो पैसा, जिसकी पैसा ना उन्होंने मलिक रियाज को दिया। उन्होंने मलिक रियाज की इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट को भेजा, किसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे नहीं, मलिक रियाज की इंस्ट्रक्शन, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भेजा। तो क्या बेवकूफ़ है? अब ये wasn't it आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो था मलिक रियाज के, और वो जो क्राइम एजेंसी है, इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी है, उसके साथ तमाम वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बगैर कोई ये नेगोशिएशन वाला नहीं था मामला। और अंग्रेज नहीं जाने देता 10 पाउंड भी अपने मुल्क से बाहर, और वो उनको बहाना चाहिए होता है कोई ना कोई उसको रखने का। एजाज साहब, आज कमरे अदालत में आपने एक जो 9 मई के मुलजमान थे उनके हवाले से जो बताया कि एक शख्स ऐसा है जिसे रहा कर दिया गया, लेकिन आज वो छुपता फिर रहा है, ये क्या मामला है? यहाँ जेल से निकलते हुए शहरयार अफरीदी को 16 मरतबा पकड़ के अंदर किया। वो बेल करा के निकलता था, उसको अंदर कर दिया। ये इसको परवेज इलाही को, वो बीमार है, बुजुर्ग है, वो जेल से निकलता है, अंदर का पकड़ के ले जाते हैं। उसकी खदीजा शाह की बेल होती है, फिर पकड़ लेते हैं। तो ये इसमें इस हुकूमत में और इस इंतज़ामिया में और इस इंटेलिजेंस एजेंसियों के दौरान कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो रहेगा बाहर अगर वो सामने रहा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तहसीन की निगाह से देखते हैं। बहुत अच्छा फैसला किया है कि इस केस को लार्जर बेंच में भेज दिया, क्योंकि देखें पाकिस्तान के सिविलियंस के 25 करोड़ आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का इसमें मामला इन्वॉल्व है, इसलिए ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इससे इंशाअल्लाह हमें उम्मीद लगी है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, आइनी जो हुकूक दिए गए हैं सिविलियंस के, उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जा सकता जिस तरह मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए एक पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा था। और अगर ये तय कर लिया जाता है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जायज़ है, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है और सिविलियंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि वहाँ मिलिट्री के ज़रिए सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। ये एक आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम तहसीन की निगाह से देखते हैं। खोसा साहब, केस के हवाले से आज एजाज हसन साहब ने एक सवाल उठाया कि एक शख्स ऐसा भी है जिसका ट्रायल भी नहीं हुआ। जी हाँ, वो उन्होंने कहा है कि उसको भी 1 साल सजा करके तो जो है उसको रिमेट कर दिया है। ये तो जिस अफरा तफरी में और बदहवासी में ये मामलात चल रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा करें कि कितना एक जुडिशल ट्रायल हो रहा है और कितना एक जो है कानून का मजाक बन रहा है। सर, अटॉर्नी जनरल साहब ने तो अदालत में कहा था कि लोगों को जो है बरी भी हो जाएंगे, यहाँ तो बरी तो कोई बरी नहीं किया, कोई बरी नहीं किया। ये जो है अपनी तरफ से देन की है कि जी वो जो है कर क्या रही है सर? ये तो फिर इस तरह तो सारों की सजाएं हो जाएंगी, फिर तो मिलिट्री अदालतों को मान लिया गया। फिर नहीं माना गया, वो ये ताबे है, इसके फैसले के ताबे है।
अभी तो वो चल रहा है कि जो है लार्जर बेंच बनाया जाए, चूंकि FB अली का केस जो है वो जितने जजेस ने किया था उससे ज़्यादा जजेस होने चाहिए। अफरीदी साहब, जस्टिस अफरीदी साहब ने यही कहा था कि ये केस नहीं चल सकता जब तक FB अफरीदी के केस से, ब्रिगेडियर FB अफरीदी के केस से बड़ी बेंच ना बनाई जाए। लतीफ़ खोसर साहब, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इमरान खान के जो केसेस हैं उसमें कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? 100% हमें कोई रिलीफ, हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए। और इंशाल्लाह हक आप देखेंगे वो जो है साइफर में बरी होंगे, इंशाल्लाह वो इद्दत वाले में भी बरी हो जाएंगे और अलकादर वाले में अभी लगी हुई है बेल। सवाल करता हूँ, तो फिर आप इसी तरीके का कोई एक वारदात कर लेते और सबको नाअहल कर देते या उठवा लेते, फिर इलेक्शन का ड्रामा रचाने की, जमहूरियत का ड्रामा रचाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो सुबकी, ये जो पाकिस्तान की बेइज्जती इन लोगों ने ना सिर्फ 8 फरवरी को कराई थी, बल्कि आज जिस अंदाज और जिस टोन से इस 21 अप्रैल को कराई है, वो सबसे ज़्यादा बदतरीन है। आपने देखा किस तरह गुजरात में, किस तरह उसके अलावा बाकी इलाकों में वो स्टफिंग हो रही थी। वो लोग आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं, और अब वीडियोस सारी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। एक नहीं कई वीडियोस हैं जहां ठप्पे डाले जा रहे हैं। मगर इस सब कुछ के बावजूद ना इलेक्शन कमीशन की आंख खुली, ना उनके कान पे जूं रेंगी, ना उनको ये एहसास हुआ कि वो इस पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसका काम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, आज वो सियासत में इस तरह गिर चुकी है, वो इस तरह दलदल में अपने आप को फंसा चुकी है कि वो इन करप्ट टोले का बदतरीन साथी तस्वर की जा रही है और इनकी स्पॉन्सर्स, इनकी प्रोटेक्टर्स तस्वर की जा रही है। और वो एस्टेब्लिशमेंट, वो हमारी फ़ौज जिनका काम था मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना, हमारी सिक्योरिटी मामलात को बेहतर करना, आज सूरत हाल ये है कि इंडियंस एजेंट्स आते हैं और यहाँ लोगों को मार के चले जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट गार्डियन के ज़रिए हमें पता चलती है। पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं बताया जाता। ये काबिल अफसोस चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपने देखना है। पाकिस्तान की रियासत तब तक तरक्की नहीं कर सकेगी जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी। आपने एक छोटा सा शहर है, मुल्क है सिंगापुर, हमारे लाहौर से भी छोटा मुल्क है, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है। वहाँ क्या चीज़ है? सिर्फ एक चीज़ है, वो है रूल ऑफ लॉ। वहाँ है कानून की हुक्मरानी, वह है इंसाफ का निज़ाम। आज आप अपने मुल्क में देखें जहाँ आपने कानून, इंसाफ की इदारों को आपने बांदी बना के खड़ा कर दिया। कुछ इलाकों में कच्चे के डाकू काबिज़ हैं, बाकी इलाकों में पक्के के डाकू काबिज़ हैं। अब ये जो पक्के के डाकू जगह जगह फिरते हैं, इन्होंने अपनी गैरत छोड़ दी है। आज जिस तरह कब्ज़ा करके, जिस तरह डाका जनी के ज़रिए इन्होंने हुकूमत बनाई है, इनकी शर्म व हया, गैरत ख़त्म हो चुकी है। इनको इनकी अपनी बीवी बच्चे नहीं मानते कि ये MNAs हैं या इलेक्टेड हैं, मगर कब्ज़ा के ज़रिए, डाका जनी के ज़रिए ये इक़्तिदार पे काबिज़ होके, रिजेक्टेड होके आवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आज सिचुएशन ये है कि अभी से बिजली और गैस के इस कदर ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। आपका इन्वेस्टर जो असल आपकी बैकबोन है, वो है आपका लोकल इन्वेस्टर और ओवरसीज़ हमारा भाई, जिसने इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आनी है। लोकल इन्वेस्टर आपके ऊपर मिसट्रस्ट करते हुए यहाँ से पैसा लेके बाहर भाग रहा है, और आपका ओवरसीज़ जो कि आपकी बैकबोन है, आपके ऊपर मिसट्रस्ट कर रहा है, वो पैसा लेके नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आज आपकी इतनी बिजली भी महंगी है। आपका 22% इंटरेस्ट रेट है। मुझे बताएं कौन इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा इस महंगी बिजली के साथ, महंगी गैस के साथ और इस शराय सूद के साथ? जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगी,
آپ قرضے پہ قرضے بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کی ریاست کو، آپ کے 25 کروڑ عوام کو یہاں جینا دو بھر ہو جائے گا، جس کے لیے آج ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، آج بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، اس ریاست کو بنانا ریپبلک مت بنائیں، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ آپ نے 71 سے سبق سیکھا ہوتا تو آج آپ یہ نہ کرتے، جو کچھ اس وقت ہوا تھا آج اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آج کا ملک، آج کی ریاستیں معیشت پہ چلا کرتی ہیں، جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی آپ ملک کی ترقی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ رول آف لاء قائم کریں۔ آج آپ عمران خان کی دشمنی میں آپ نے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اس سے سبق سیکھیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے بچے، ہمارے قوم کے بچے اور ان کا مستقبل محفوظ ہو۔